इंडिया में आर्बिट्रेशन एक बहुत पॉपुलर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बन चुका है क्योंकि ये कोर्ट से ज्यादा फास्ट है, प्राइवेट है और फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन एक रियलिटी है, हर पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं होता है। जी हाँ, ये इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन नंबर 34 पार्टीज को एक पावरफुल रेमेडी देता है जिसके थ्रू वो आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सेक्शन 34 किसी भी अवार्ड को बिना वजह कैंसिल करने का टूल बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन लिमिटेड स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स पर अप्लाई होता है जैसे फ्रॉड, इनवैलिड एग्रीमेंट, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ आया हुआ कोई भी अवार्ड। जी हाँ, इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि सेक्शन 34 का मीनिंग क्या है, कोर्ट अवार्ड को कैसे सेट असाइड कर सकता है, प्रोसीजर क्या फॉलो होता है और किन ग्राउंड्स पे अवार्ड रिजेक्ट हो सकता है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो देखिए, इंडिया में आर्बिट्रेशन फास्ट, फ्लेक्सिबल और प्राइवेट होने की वजह से एक प्रेफर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बन चुका है। लेकिन अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 34 में उनके लिए क्लियर लीगल रेमेडी है जिसमें कोर्ट लिमिटेड ग्राउंड पर आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि वो एग्जैक्ट ग्राउंड्स क्या क्या हैं। सेक्शन 34 का सब सेक्शन 2 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियरली बताया गया है कि कौन कौन से सिचुएशंस में कौन कौन से ग्राउंड्स पे अवार्ड कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले आते हैं हम इस पे, तो हम बात करेंगे इनकैपेसिटी के बारे में। तो कहते हैं कि अगर आर्बिट्रेशन में शामिल कोई पार्टी लीगली इनकैपेबल थी, जैसे वो अनसाउंड माइंड के रहे हो या अथराइज सिग्नेटरी नहीं थे या कैपेसिटी इशू रहा हो, तो अवार्ड एनफोर्सेबल नहीं माना जाता। सेकेंड आता है इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो कहते हैं अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ही लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं था। देखिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड कब होता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा जब भी आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से था ही नहीं, मतलब अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था या इलीगल सब्जेक्ट मैटर था, तो अवार्ड ऑटोमेटिकली अटैकेबल हो जाता है। इसीलिए जब भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाए तो बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों को लेकर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस एंड नो अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस। तो कहते हैं देखो, अगर ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का डायरेक्ट वॉयलेशन हो जाएगा क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का कोर है। अगर पार्टी को आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट का नोटिस ही नहीं मिला, हियरिंग्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिली या उन्हें अपना केस प्रेजेंट करने का फेयर चांस नहीं दिया गया, तो अवार्ड सेट असाइड हो सकता है क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट किया है। फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि मैटर्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर आर्बिट्रेटर जो था उन इश्यूज पर डिसीजन दे देता है जो कॉन्ट्रैक्ट में रेफर नहीं किए गए थे या पार्टीज उन्हें सबमिट नहीं किया, तो ये जुरिस्डिक्शनल एरर हो जाएगा। सेक्शन 34 अलाउ करता है कि सिर्फ उस पार्ट को आप सेट असाइड कर दीजिए, पूरे अवार्ड को मत करिए। फिफ्थ में हम बात करते हैं इम्प्रॉपर कंपोजिशन और प्रोसीजर के बारे में। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन प्रोसीजर पार्टीज का एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं हुआ है, जैसे जब भी आप एग्रीमेंट करेंगे तो पहले से डिस्कस कर लेते हैं ना कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है आर्बिट्रेटर का, तो वही कह रहे हैं कि अगर उसको आपने जो भी प्रोसीजर अपनाया था वो पार्टीज के एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपने एक वॉयलेशन किया है, तो अवार्ड भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो आता है वो सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आपने कोई भी ऐसा अवार्ड पास किया जो पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के खिलाफ है, तब तो बहुत आराम से कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 34 का सबसेक्शन 2 का बी, जो बोलता है कि अगर अवार्ड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो कोर्ट उसे तुरंत सेट असाइड कर सकती है। जैसा पहला रीजन इसमें देते हैं कि फ्रॉड या करप्शन है तो अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी जजमेंट या कोई भी अवार्ड जो भी आर्बिट्रेटर पास किया, उसने फ्रॉड किया हो, ब्राइबरी कमिट किया हो, कंसीलमेंट किया, या वो बायस्ड रहा हो, या उस एविडेंस मैनिपुलेट हुआ, या किसी ने सेटिंग वेटिंग कर ली आर्बिट्रेटर के साथ, तो अवार्ड हाथ से चला जाएगा।
सेकेंड में आता है फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ वायलेशन। अगर अवार्ड किसी ऐसे तरीके से बनाया गया जो इंडिया के लीगल सिस्टम के बेसिक रूल्स के अगेंस्ट हो, जैसे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होना या दोनों पार्टीज को फेयर चांस ना मिलना, तो कोर्ट सीधा सीधा सेक्शन 34 लगा के आपके अवार्ड को सेट असाइड कर देगा। थर्ड आता है मोरालिटी एंड जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट अगर अवार्ड पास हुआ है। अगर अवार्ड इतना अनरीजनेबल हो कि बेसिक फेयरनेस, इक्विटी, मोरालिटी का ही मर्डर हो जाए, तो कोर्ट तो पक्का इंटरवीन करेगी। लेकिन ध्यान रहे ये ग्राउंड बहुत नैरो इंटरप्रेट किया जाता है। कोर्ट मेरिट्स रिव्यू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार क्लियरली कहा भी है कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट पूरे के पूरे अवार्ड का मेरिट्स दोबारा चेक करेगी। जी हाँ, पब्लिक पॉलिसी एक सेफ्टी वॉल्व जरूर है, पर कोई ओपन इनविटेशन नहीं है कि आप हर अवार्ड को चैलेंज कर दो। आपने बोला कि मुझे ये अवार्ड पसंद नहीं है, चैलेंज आप तभी करेंगे जो ग्राउंड मेंशन है उनके बेसिस पे। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं एक स्पेशल ग्राउंड के बारे में जो सिर्फ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होता है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है ये मैंने आर्बिट्रेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जरूर देखिएगा और अपनी नॉलेज को इनहांस करिएगा। सेक्शन 34 में 2A एक सबसेक्शन ऐड हुआ है जो कहता है कि कोर्ट अवार्ड को सेटिसाइड कर सकती है अगर उसमें पेटेंट इलीगैलिटी हो। पेटेंट इलीगैलिटी का मतलब है कि सरफेस लेवल पे इलीगल मिस्टेक अगर हुआ है तो उस अवार्ड को सेटिसाइड किया जा सकता है। ये वो मिस्टेक होती है जो अवार्ड के फेस पर ही दिख जाती है, एकदम क्लियर, ऑब्वियस, फंडामेंटल तरीके की लीगल गलती आपने अगर की है। पर ध्यान रहे ये कोई लीगल, ये नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि लीगल एरर इज इक्वल टू अवार्ड कैंसिल, नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है जो हमें फंडामेंटल लेवल पे लग रहा है कि भाई ये तो गलत है, तो वहां पे सेट असाइड किया जाएगा। हर लीगल एरर को आप ये मत मान लेना कि अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि सिंपल लीगल इंटरप्रिटेशन का अगर एरर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेटेंट इलीगैलिटी है। अगर आर्बिट्रेटर ने लॉ को थोड़ा अलग इंटरप्रेट किया या एक अल्टरनेटिव व्यू ले लिया तो कोर्ट उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। सेक्शन 34 अपील नहीं है। कोर्ट आर्बिट्रेटर को सेक्शन 34 अपील नहीं है, कोर्ट आर्बिट्रेटर का रीजनिंग रिप्लेस नहीं कर सकती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि कब पेटेंट इलीगैलिटी माना जाता है। तो देखो, अवार्ड ने किसी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के क्लियर टर्म्स के अगेंस्ट दिया गया हो, एविडेंस को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया गया हो, अवार्ड एब्सर्ड या इरेशनल रहा हो, मतलब अवार्ड बिल्कुल ही लॉ के बेसिक फ्रेमवर्क के अगेंस्ट चला जाए, तब कोर्ट तो पक्का इंटरवीन करेगी ना। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो कहते हैं कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो पेटेंट इलीगैलिटी वाली बात हम कर रहे हैं ये ग्राउंड सिर्फ डोमेस्टिक अवार्ड्स के लिए है। इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन अवार्ड को इस बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्लियरली पहले ही बोल दिया गया कि 34 का 2A जो है ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी चेक देता है डोमेस्टिक केसेस पर साथ ही फ्रिवलेस चैलेंजेस को भी लिमिट कर देता है। तो ग्राउंड्स तो क्लियर हो गए, इनकैपेसिटी, इनवैलिड एग्रीमेंट, पब्लिक पॉलिसी और पेटेंट इलीगैलिटी। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल और बनता है कि ये चैलेंज कब होता है, कब हम ऐसे अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 34 में सबसे ज्यादा लोग इसी पॉइंट पर डिफॉल्ट कर जाते हैं। इसीलिए अब चलते हैं सेक्शन 34 के सबसेक्शन 3 की तरफ, जहां लॉ एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन फिक्स करता है। अगर आपका टाइमिंग मिस हो गया तो बेस्ट ग्राउंड्स भी अगर मौजूद है ना, तो अवार्ड सेट असाइड आप नहीं करवा सकते। सेक्शन 34 का 3 क्लियरली कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करने के लिए पार्टी के पास सिर्फ 3 महीने का समय होता है अवार्ड रिसीव होने के दिन से। जिस दिन आपको अवार्ड रिसीव हुआ उसके बाद आपके पास 3 महीने हैं, उसी में आपको वो चैलेंज करना है। अगर कोई जेन्युइन रीजन या जैसे इलनेस, डॉक्यूमेंट्स में डिले, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं और आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर जाएं तो कोर्ट आपको 30 दिन का एक्सटेंशन दे सकती है। पर एक बात क्रिस्टल क्लियर रहे कि 30 दिन के बाद कोर्ट हाथ भी नहीं लगाने वाली है और आपको कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये सीरियस मैटर है, इस पे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब हमने ग्राउंड्स डिस्कस कर लिए, टाइमलाइंस देख लिए, दोनों क्लियर हो गया आपको। अब एक सवाल नेचुरली आता है कि सेक्शन 34 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज करने के लिए एक गेटवे दिया गया है, वो है सेक्शन नंबर 34।
और सेक्शन 34 में छुपा हुआ है उसका सिग्निफिकेंस, जो आर्बिट्रेशन सिस्टम को बैलेंस, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी देता है। सबसे पहला ग्राउंड है कि यहाँ पे लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज है। सबसे पहला फीचर ये है कि यहाँ पे लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज है, मतलब सेक्शन 34 एक लिमिटेड विंडो देता है चैलेंज करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कोर्ट अवार्ड पसंद नहीं आया ट्रिब्यूनल का तो आप कोर्ट में चले गए। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी ग्राउंड यहाँ पे नहीं है, लिमिटेड विंडो है। जो भी ग्राउंड्स मेंशन है आप उन्हीं के बेसिस पे अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है पब्लिक पॉलिसी सेफ गार्ड। तो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी की जब बात हो रही तो कह रहे हैं कि कोर्ट अवार्ड को पूरा रिव्यू नहीं करेगी, सिर्फ उतना ही देखेगी जहां पे फंडामेंटल लीगल वैल्यूज के अगेंस्ट अवार्ड आया है। तो ये एक सेफ्टी वॉल्व है पर नैरो रखा गया ताकि कोर्ट्स आर्बिट्रेशन में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस का। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि 3 महीने प्लस 30 दिन का समय दिया गया है। इससे ज्यादा डिले आप किए तो कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती है। तो ये डिसिप्लिन आर्बिट्रेशन को कोर्ट लिटिगेशन से थोड़ा फास्ट बना देती है। पेटेंट इलीगैलिटी फोर्थ पॉइंट। तो कह रहे हैं कि देखो फाइनली जो भी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है उसके लिए एक एक्स्ट्रा शील्ड मिल गया था हमें, पेटेंट इलीगैलिटी। ये इंश्योर करता है कि अवार्ड्स के फेस पर जो भी ग्लैरिंग एरर्स है वो रेक्टिफाई हो सके। पर साथ ही लॉ ये भी कहता है कि हर छोटी इंटरप्रिटेशन एरर इलीगैलिटी नहीं बनेगी। अगर ऐसा आप करने लगेंगे तो आर्बिट्रेशन का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। अब एक अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट ने एक पावरफुल सेफ गार्ड को इंट्रोड्यूस किया। कहा गया कि अगर प्राइमा फेसाई लगता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या पूरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड या करप्शन से इंड्यूस हुआ है तो कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड की इन्फोर्समेंट को स्टे कर सकती है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा 2021 के अमेंडमेंट में हुआ। सिंपल वर्ड्स में अगर बेस ही गलत है तो अवार्ड इन्फोर्स नहीं होगा। पर साथ में बैलेंस भी रखा गया। स्टे तभी मिलेगा जब फ्रॉड या करप्शन का क्रेडिबल प्राइमा फेसाई मटीरियल मौजूद हो आपके पास, मतलब फ्रिवलस स्टे अलाउड नहीं है। लेजिस्लेचर ने तो सेफगार्ड्स दे दिए, हमने टाइमलाइंस देख लिया, ग्राउंड्स देख लिया, सिग्निफिकेंस को भी देख लिया सेक्शन 34 को कि पर सेक्शन 34 का रियल शेप तो कोर्ट्स ने बनाया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। तो चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एक केस था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस एम हकीम, 2021 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सेक्शन 34 में कोर्ट अवार्ड मॉडिफाई नहीं कर सकती। कोर्ट के पास पावर है सिर्फ अवार्ड को सेट असाइड करने का, मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, वो भी आर्टिकल 142 के तहत। लोअर कोर्ट्स के पास कोई भी पावर नहीं है मॉडिफिकेशन करने का किसी भी अवार्ड में। दूसरा केस था संस्ग्योन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस एनएचएआई 2019। यहां कोर्ट ने पब्लिक पॉलिसी को नैरो इंटरप्रेट किया, क्लियरली बोला अवार्ड सही नहीं लग रहा है या किसी और रीजन के बेसिस पे कोर्ट रिव्यू नहीं करेगी, मेरिट्स रिव्यू बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। थर्ड केस आता है एसोसिएट बिल्डर वर्सेस डीडीए 2015। इस जजमेंट में कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि अवार्ड कब जस्टिस या मोरालिटी के अगेंस्ट माना जाएगा। इसने पब्लिक पॉलिसी के स्कोप को थोड़ा और रिफाइन किया था। फोर्थ केस आया ओएनजीसी वर्सेस वेस्टर्न जीको, 2014 के केस था। ये केस फाउंडेशनल है। कोर्ट ने कहा अगर अवार्ड इंडिया के फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो उसे पब्लिक पॉलिसी का वायलेशन माना जाएगा। फिर आया फिफ्थ केस हमारे पास वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग वर्सेस सत्यम कंप्यूटर्स, 2010 का केस था। इसमें क्लैरिफाई किया कि पेटेंट इलीगैलिटी सिर्फ डोमेस्टिक अवार्ड्स में अप्लाई होती है, इसका इंटरनेशनल अवार्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा लेजिस्लेचर के अमेंडमेंट्स, कोर्ट के जजमेंट्स ने मिलकर सेक्शन 34 को एक बैलेंस्ड रेमेडी बनाते हैं। ना ही कोई ओवर इंटरफेरेंस है, ना ही कोई ब्लाइंड फाइनलिटी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने सेक्शन 34 को हर एक एंगल से डिस्कस किया। सेक्शन 34 का कोर पर्पस भी आपको समझ में आ गया होगा कि आर्बिट्रेशन को फास्ट और फाइनल रखना है, पर साथ ही ये भी इंश्योर करना है कि कोई अवार्ड
फंडामेंटल लॉ, फेयरनेस या मोरालिटी को वायलेट ना करें। ग्राउंड्स यहाँ पे लिमिटेड है, टाइमलाइंस स्ट्रिक्ट है, पब्लिक पॉलिसी नैरो है, पेटेंट इलीगैलिटी सिर्फ डोमेस्टिक केसेस तक रेस्ट्रिक्टेड है। रिसेंट अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने ये सब क्लियर कर दिया कि कोर्ट अवार्ड का अपील फोरम नहीं है। अगर अवार्ड पास हो गया है आर्बिट्रेशन के माध्यम से तो आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो। कोई ग्राउंड का वायलेशन है तो आप बस उसे सेटिसाइड कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करें, बाकी वीडियोस को भी देखें और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।